विधानसभा भवन में आज लगातार इस शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और 5वें दिन यहाँ पर कामकाज शुरू है। सभागृह के अंदर जो कैबिनेट मंत्री है उनके खाते वाटप भी यहाँ पर आज हो चुके हैं। हमारे साथ है नागपुर के नव भारत के ग्रुप एडिटर संजय तिवारी साहब। क्या कहेंगे कि केवल 6 दिन का शीतकालीन अधिवेशन रहा है, 6 दिन में विदर्भ के हिस्से में क्या है, क्या लगता है? देखिए, ये विधानमंडल सत्र की खूबी ये है कि ये नई सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र है जिसको अपन पूर्णकालिक सत्र कहेंगे। ये प्रश्न एक अमरावती से होने से या हम नागपुर में ये सत्र होने से ये हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आता है कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमें बहुत वर्षों तक कुछ मिला नहीं। तो ये प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि यह प्रश्न आज से 10 साल पहले इतिहास जमा हो गया कि किसी भी सत्र से या किसी भी शीतकालीन सत्र से विदर्भ को क्या मिलेगा, क्योंकि जिस सरकार का मुखिया विदर्भ का अपना सपूत हो, वो पूरी की पूरी सरकार ही विदर्भ के प्रति खुद होकर जवाबदेह रहती है और इसी वजह से उसे अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे, जैसा कि आपने पूछा कि इस सत्र से विदर्भ को क्या मिलेगा, तो इस सत्र ने विदर्भ को फिर से अपना एक मुख्यमंत्री दे दिया। इससे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि इससे कुछ भी कम मांगना मतलब है कि हमने अपनी ख्वाहिशों को कम करना। जिसके पास राजा होता है उसके पास राज होता है, और जिसके पास राज होता है वहाँ जनता के सभी काज होते हैं। क्या कहेंगे, विदर्भ का अब तक अनुशेष नहीं भरा गया है। अलग विदर्भ की, पृथक विदर्भ की कई सारी मांग कई बार हुई है। स्वर्गीय जामवंतराव टोटे जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी। कई बार अलग विदर्भ होना चाहिए, अलग विदर्भ की मांग को लेकर कई आंदोलन भी हो चुके। देखिए, जो भावना, जो विचार आपके हैं अलग विदर्भ को लेकर, मुझे कभी मौका मिला तो मैं फिर कहूँगा, मैं अपने आप को विदर्भवादी मानता हूँ चूँकि मैं विदर्भवासी हूँ, लेकिन मेरी अपनी धारणा है। कुछ मुद्दे भावनात्मक होते हैं और कुछ मुद्दे प्रैक्टिकल होते हैं। पृथक विदर्भ की मांग हो या विदर्भ का अनुशेष हो, इन मांगों को तो हर विदर्भवासी ने, हर विदर्भवादी ने मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2014 में जब देवेंद्र जी फडणवीस हमें मिले और उसके बाद 2019 तक के जो सफ़र उन्होंने तय किया, विदर्भ को, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहते हुए विदर्भ के पूरे सेगमेंट्स को जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया, तो मैं ये नहीं कहता कि पुराने जख्म सब भरे हो गए, सब भर गए, पुराने जख्म सब उपचार हो गया, लेकिन उन्होंने इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी नए उपक्रमों से और नए इनिशिएटिव से दी है, नई से उपक्रमों से दी है कि अनुशेष चर्चा का विषय हो सकता है, विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जो कुछ मिला है और अब हमें आगे क्या मिलना चाहिए, एक डेवलपमेंटल एजेंडा लेकर हम लोगों को आगे देखना चाहिए। और मुझे अच्छा लगेगा जब मैं पिछले दिनों मैंने नवभारत के लिए जब मुंबई में एक कॉन्क्लेव हुआ तो हमने देवेंद्र जी उसमें, फडणवीस जी उस समय DCM थे और मुझे वो मौका मिला था उनसे चर्चा करने का। तो मैंने एक बात अमरावती को लेकर बोली थी, चूँकि आपका अमरावती से गहरा नाता है, आप विदर्भ के पुत्र हैं, कि अमरावती को बहुत सारे बुरे कारणों से जाना जाता था, लेकिन देवेंद्र जी की 5 साल के जो उनका पुरुषार्थ था, जो उनकी मेहनत थी, आज चंडीगढ़ के बाद या पंजाब के बाद गारमेंट, जो रेडीमेड गारमेंट का सबसे बड़ा हब है, वो अमरावती ज़िला है। और अगर मैं ये कहूँ कि अमरावती कभी कुपोषण के लिए, कभी इरिगेशन के लिए, कभी और भी बहुत सारी उन चीज़ों के लिए जिसे हम कम अच्छा मानते हैं, उसके बजाय यदि वो रेडीमेड गारमेंट का हब बन के रूप में, महाराष्ट्र अकेले में नहीं, पूरे भारत में जब वो अपना एक अलग स्थान बनाने जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक उपलब्धि है। ये कुपोषण का और पिछड़ेपन का बैकलॉग दूर कर सकता है कि नहीं कर सकता, मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक अलग समस्या है, उसको एक और
म्हणजे त्याला खूप असा जिव्हाळ्याने त्याला आपण हँडल केलं पाहिजे. आपने जो बात कही है कि जो टेक्सटाइल का विषय है, टेक्सटाइल पार्क वहाँ अमरावती में बनने जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अमरावती जिले के अंदर सबसे बड़ी मिल अखिल को आई थी फिनले मिल, और इसका खुद शुभारंभ जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल इनके करकमलों द्वारा हुआ था, लेकिन वहाँ मिल बंद हुए. 1000 से 1500 मजदूर जो है बेरोजगार हुए, 14-15 कामगारों ने आत्महत्या कर ली. केंद्र में सरकार है, राज्य में एक मिल नहीं शुरू. देखिए, मैंने आपको बताया, आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे भावनात्मक होते हैं. मैं फिनले मिल को भी विदर्भ का पुत्र होने के नाते मैं फिनले मिल को भी भावना से जोड़ता. नागपुर में एक मिल हुआ करती थी, एम्प्रेस मिल. नागपुर में एक मिल हुआ करती थी, मॉडल मिल. एम्प्रेस मिल JRD टाटा और मॉडल मिल बाद में NTC. मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में पढ़ने के लिए, इतिहास में सुनने के लिए ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या हमने जो गारमेंट पार्क या जो टेक्सटाइल पार्क जो डेवलप हुआ है, मुझे लगता है अपनी जो क्या एरिया है जहाँ पर डेवलप हुआ है, ये कौन सा पेट है, नांदगांव पेट में जब डेवलप हुआ है, क्या हमने उसकी तरक्की पर ध्यान नहीं देना चाहिए? फिनले मिल शुरू हो सकती है कि नहीं, या वहाँ के कामगारों का क्या न्याय होना चाहिए, या उन्हें किस तरह से उनका पुनर्वास होना चाहिए. मैं उस लड़ाई में उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिनले मिल किस तरह डेवलप किया जाए, अमरावती वासियों ने, विदर्भ वासियों ने, सरकार ने भी ये विषय कही, या उन्हें किस तरह से उनका पुनर्वास होना चाहिए. मैं उस लड़ाई में उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिनले मिल किस तरह डेवलप किया जाए, अमरावती वासियों ने, विदर्भ वासियों ने, सरकार ने भी ये विषय कहीं ना कहीं एक बहुत प्राथमिकता से देखना चाहिए, और वहाँ मिल शुरू हो या मिल की जगह कुछ ऐसा शुरू हो जिससे वो 1500 लोगों को जिनको नौकरी से निकाला गया है, उनके साथ साथ हम और 15,000 लोगों को नौकरी दे पाएँ. क्या हम इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप कर सकते हैं? क्या वहाँ हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ला सकते हैं जिसका लाभ पूरे अमरावती जिले को हो? इस दिशा में अब आगे बढ़कर सोचने का समय है. तिवारी सर, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से विदर्भ के अंदर किसानों की सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है, किसानों के माल को भाव नहीं मिलता है, आज सोयाबीन को भाव नहीं, कपास को भाव नहीं, बार बार मुद्दे उठाए जाते हैं, हर बार ये होता है कि कोई प्रक्रिया उद्योग नहीं है, कोई दूसरा प्रक्रिया उद्योग नहीं है. ये विदर्भ का दुर्भाग्य है, और मैं आपको ये मानता हूँ कि कुछ दुर्भाग्य को दूर करने की जिम्मेदारी 99% यदि सरकार की है तो 1% जनता की है. 1% में जनता अपना काम कर रही है. हमारा गरीब किसान 24 घंटे खून पसीना लगाकर और बहुत दुखद अपनी जान पर खेलकर, जान देकर और जान पर खेलकर वो अपना उपज बना रहा है. इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए, इसका समाधान सिर्फ विदर्भ का ही किसान नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका समाधान अगले क्षण हो जाना चाहिए, अगले एक मिनट हो जाना चाहिए. और एक भी आत्महत्या किसी भी कारण से हो, लेकिन कृषि उपज को लेकर और हमारे गरीब किसानों को आत्महत्या करना पड़े, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई नौबत आहे, याच्यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट दुसरी नाही आहे. माझ्या कास्तकार भावंड्याला जेव्हा म्हणजे आत्महत्या करावी लागते, तर मला वाटतं हा सगळा एक कलंकित विषय आहे, आणि ह्या कोणत्याही सभ्य समाजाला न शोभणारा विषय. मला असं वाटतं की कुठे ना कुठेतरी आम्ही सगळे मिळून, आम्हा सगळ्या लोकांनी कुठेतरी एक मार्ग काढून कसं त्यांना करता येईल, कसा पंजाबसारखा त्यांची उपजची कंप्लीट देता येईल. फक्त कानून म्हणून ते होणार नाही, फक्त MSPचा कानून केलं तर ते काही होईल असं काही होत नाही. मला वाटतं याच्यासाठी एक कंप्लीट सिस्टमच बदलायची गरज आहे, आणि कदाचित आपण अशी उम्मीद करूया की फडणवीसजी जसे सगळे बाकी प्रॉब्लेम्सला सोल्युशन काढत आहेत, ते याच्यासाठी कोणता ना कोणता नवीन सोल्यूशन घेतील. मला तरी याचा ठाम विश्वास आहे. अंतिम प्रश्न है, इस प्रकार से खाता वितरण नहीं हुआ, मंत्री को खाता वितरण काफ़ी लेट आज होने वाला था, आज हुआ है शायद, लेकिन इससे कुछ संभ्रम की स्थिति निर्माण होती है. जो मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए था, जो मुद्दों पर जवाब देना चाहिए था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा यहाँ पर गूंजा, उनके अपमान का मुद्दा गूंजा, इस पर क्या कहें? देखिए, आपने दो अलग अलग प्रश्नों को एक साथ जोड़ लिया.
एक प्रश्न है कि विभागों का वितरण नहीं हुआ, तो मुझे लगता है विभागों का वितरण ये पूर्णतः मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस के विवेक का विषय है और उनका विषय है। जैसे मुझे कोई कल बोले कि सर आप नवभारत का पेपर ऐसा क्यों निकाल रहे हैं या ऐसा क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई बाहर वाला एज अ पाठक, एज अ रीडर वो उस पर अच्छा जवाब दे सकता है, यानी मुझे गाइड कर सकता है, लेकिन मुझे वो कैसे बताए। तो वैसे मैं मुख्यमंत्री जी को ये नहीं बता सकता हूँ कि उन्होंने अब तक अपने विभागों का वितरण क्यों नहीं किया। वो बेहतर जानते होंगे, या हो सकता है वो बेहतर उसका कोई समाधान खोज रहे होंगे कि कोई अच्छा विभाग, सभी अच्छों को अच्छे से कैसे दिया जाए, संतुष्ट किया जाए, ये उनका पार्ट होगा। दूसरा प्रश्न, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान, इसकी कोई पॉलिटिकल प्रश्न नाही होता येईल, हा काही राजकारणाचा विषय किंवा माझ्यासारख्या खूप लहान पत्रकाराचा असा तो विषय होऊच शकत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील किंवा कोणतेही आपले जे महापुरुष झाले, जे राजकीय झाले, अराजकीय झाले, सगळे झाले, त्यापैकी कोणाचाही अपमान कमीत कमी भारताच्या एकाही नागरिकांनी तो सहन कसा करू शकतो। म्हणजे मी तर इथपर्यंत जातो की तो कसा सहन करू, म्हणजे बोलणं हा भागच वेगळा आहे, पण तो सहन कसा करू शकतो। म्हणून मला असं वाटतं की ठीक आहे, तो प्रश्न जो आहे की त्याला प्रॉपर हँडल केलं पाहिजे, त्याला कॅटर केलं पाहिजे, आणि मला वाटतं की बीड परभणी ज्या सगळ्या गोष्टी झाल्या त्यासाठी आज पण मुख्यमंत्र्यांनी जबाब दिला आहे आणि ते कदाचित चांगल्याप्रमाणे हँडल करतील। मला फक्त एवढंच काळजी घ्यावी लागेल, मला वाटतं आपण सगळ्यांनी मीडिया म्हणून पण, की पब्लिकनी याच्याविषयी खूप असं एकदम रागवून घ्यायचं नाही। सगळे समाजात जेवढी शांती असेल तेवढं सगळे मिळून आपण महाराष्ट्राला समृद्ध करू, आणि महाराष्ट्र समृद्ध करणे हा फक्त राजकारण्यांचा विषय नाही, आणि राजकारणीला जवाबदेह असणे हे आपली जबाबदारी आहे। त्यांनी उनको उत्तरदायी रखना है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक मीडिया होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते जितनी सजगता से हम करेंगे उतना ही अच्छा काम कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वो कर सकते। हमारे साथ थे नागपुर नवभारत ग्रुप के वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी साहब, और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से विदर्भ के हिस्से में कुछ नहीं आया, बिल्कुल ये मांग सही है। पृथक विदर्भ के भी उन्होंने समर्थन करते हुए बताया कि यहाँ के किसानों को उनके खेती माल को भी भाव मिलना चाहिए, और यह मुद्दों पर शीतकालीन अधिवेशन के अंदर कई सारे मुद्दे हैं, और पूरे बुद्धि विवेक से इस राज्य के मुख्यमंत्री जो विदर्भ के हैं देवेंद्र फडणवीस इस पर फैसले लेंगे, और आने वाले समय में इस महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा मिलेंगी, इस प्रकार का उनका मानना है। मैं कैमरा पर्सन दिलीप के साथ नितेश खिल्लेदार, सिटी न्यूज़, विधान भवन, नागपुर।